चलिए, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के बाद हम लोग आते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट पे। कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी क्या? ये तो पहले से मालूम है आप लोगों को, कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है तो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस में उसे ही थोड़ा अलग वे से डिफाइन किया गया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस के उन्होंने दो अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन किए हैं। पहला है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड है वर्किंग कैपिटल। अब ये फिक्स्ड कैपिटल क्या है और वर्किंग कैपिटल क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है, ये हम लोग जानेंगे। पहला आता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इट इज अ पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन द फिक्स्ड एसेट। अपना जो लागत लगी है बिजनेस में उसका एक पोर्शन जो हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदने के काम में लाते हैं, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, गाड़ियां हो, ये जो खरीदने के काम में हम लोग लाते हैं उसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल, जिसे हम हला नहीं सकते। एक बार ले लिए, तो इसीलिए इसे कहा जाता है फिक्स्ड एसेट को खरीदने वाले पैसे को हम लोग कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। लैंड आ गई, प्रोक्यूरमेंट और बिल्डिंग आ गई, चाहे वो रेंट से लो या खरीद के लो। हमें बड़ी बड़ी मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, जो कि एक बार खरीद लेते हैं हम लोग, तो वो चीज़ को खरीदने का जो पैसा है उसे हम लोग कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। अब उसके फैक्टर्स देखते हैं, इसके पूरे 12 फैक्टर्स है। अब दिमाग में डाल लो, फिक्स्ड कैपिटल से क्या खरीद रहे हैं हम लोग? मशीनरी, बिल्डिंग, खरीदना या तो किराए से लेना, कुछ भी समझ लो। सिर्फ दिमाग में लाओ, मशीन, बड़ी बड़ी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, लैंड, गाड़ियाँ कौन सी? 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, जो भी आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट है। अब इसको ध्यान में रख के हम लोग ये 12 पॉइंट पढ़ेंगे। अब फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत मुझे मेरे बिजनेस के नेचर के हिसाब से रहेगी। अब इसके लिए भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, डोमिनोज पिज़्ज़ा। नाम सुना है सबने? डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा में फिक्स्ड एसेट के नाम पे उनके पास है गाड़ियाँ, वो भी 2 व्हीलर, उनकी खुद की होती है। ये आप लोगों ने देखा होगा, उनकी खुद की रहती है। वहाँ वो लोग एम्प्लॉयज़ को वही गाड़ियाँ देते हैं। और अभी तो एक नया चालू हुआ है कि सब डोमिनोज वालों के पास ईवी गाड़ियाँ हैं, तो पेट्रोल का भी खर्चा, टेंशन खत्म। तो इस तरीके के फिक्स एसेट वो नेचर के हिसाब से, उन्हें 2 व्हीलर की ज़्यादा जरूरत थी तो उन्होंने 2 व्हीलर ज़्यादा खरीदी, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन है, उन्हें सबसे ज़्यादा काय की पड़ेगी? लोडर वाले ट्रक की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे बिजनेस का नेचर कैसा है उस हिसाब से ही मुझे फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। समझ में आया? मैं दूध का अगर व्यवसाय कर रहा हूं तो मैं दूध के लिए हेवी वाले वाहन ही खरीदूंगा, ना कि 2 व्हीलर खरीदूंगा। मैं बड़े वाले वाहन ही खरीदूंगा ताकि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। साइज ऑफ बिजनेस, अब मेरा बिजनेस कितना बड़ा है, वहां ये जो फिक्स्ड एसेट है कितना लग रहा है, उस हिसाब से मेरा फिक्स्ड कैपिटल तय होगा। मेरा बिजनेस अगर बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत सारी गाड़ियां लग रही है, जैसे कि उबेर, ओला, इनको ऑल ओवर इंडिया में काम है, यानी कि इनका साइज ऑफ बिजनेस बहुत बड़ा है, तो इन्हें बहुत सारी गाड़ियां लग रही है ना। तो ये लोग फिक्स्ड कैपिटल काय में डालेंगे? ये लोग डालेंगे 4 व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने में। लेकिन ये लोग खरीदते नहीं है, ये लोग क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं, वो भी पॉइंट्स है इसमें, एग्रीमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये ओनरशिप उनके पास आ जाती है, लेकिन इनडायरेक्टली वे से। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। स्कोप ऑफ बिजनेस, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिजनेस का स्कोप बाहर देश में भी है, मेरे बिजनेस का स्कोप बाहर आउटसाइड में भी है, मेरे राज्य के बाहर है, स्टेट के बाहर है, तो मैं क्या करूँगा? उस हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल लगाऊंगा। अमूल दूध, अगर आप लोगों को पता होगा, गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में अमूल दूध बिकता है। अब एट ए टाइम सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक के इसके प्रोडक्शन, पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ हर जगह होते हैं। हाउ इट पॉसिबल? इट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ बिजनेस। स्कोप ऑफ बिजनेस कि उन्होंने क्या किए हैं, फिक्स्ड कैपिटल का किस तरीके से इस्तेमाल किए। उन्होंने जिला वाइज, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाए और वहां से पूरे जिले को जाता है। तो सबसे पहले इंडिया के जिले कवर करना यानी बहुत बड़ी बात है। जिले अगर कवर नहीं कर पाए तो वो लोगों ने मेन सिटीज देखी है, ताकि रात भर गाड़ी चले उनकी, और जो भी डेस्टिनेशन पे, जो भी गांव, जहां भी उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वहां वो प्रॉपर पहुंचाते हुए जाए।
जैसे न्यूज़पेपर वाले देख लीजिए आप, न्यूज़पेपर वाले बड़ी सिटी में चलते हैं, वहाँ से वो लोग चलते हैं, लेकिन बड़े बड़े सिटियों में भी उनकी ब्रांचेस होती है और वहाँ भी उनको फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है और एक साथ एक टाइम पे ही वो प्रकाशित होता है, सेम टू सेम, और डिस्ट्रीब्यूशन भी एक ही समय पे होता है। तो इट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ बिजनेस, कि मेरा स्कोप क्या है वो बिजनेस का, तो उस हिसाब से मैं फिक्स कैपिटल यूज करूंगा अपने फिक्स एसेट में। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अब मुझे अगर लैंड लिया हूँ या बड़ी बिल्डिंग लिया हूँ या बड़ी मशीनरी लिया हूँ, लीज पे लिया हूँ यानी किराए पे लिया हूँ, तो उसको अब लीज को मुझे एक्सटेंड करना है। 1 साल यूज़ कर लिया मैंने, अब वो 1 साल का मेरा एग्रीमेंट था, अब वो एग्रीमेंट को मुझे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल की जरूरत फिर से मुझे लगेगी। तो ये होता है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट के ऊपर, यानी कि रेंट को और आगे और बढ़ाना, यानी एग्रीमेंट को और ज़्यादा बढ़ाना, तब भी मुझे उतना ही खर्चा आएगा जैसा पहले बार आया था, हो सकता है कि कम ज़्यादा हो। एग्रीमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, टेंडर लेती है। जैसे मान के चलिए रोड का टेंडर है, एक रोड बन रहा है, रोड का टेंडर ले ली कंपनी ने। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया मुझे रोड इतने दिन में ही चाहिए, उन्होंने क्या कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन रख दी, बजट भरपूर है, बजट अच्छा खासा है। अब बड़ी कंपनी ने डाल तो दिए टेंडर, उसको लग भी गया टेंडर, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है उसके सामने कि भैया इतने दिन में ये रास्ता कंप्लीट होना चाहिए, तो वो नहीं कर पाएगी। तो क्या करेगी, अपना हिस्से का जो टेंडर है वो किसी और छोटी कंपनी को प्रोवाइड कर देगी कि भैया मैं तुझे टेंडर दे रही हूँ कि तू इतने से इतना रास्ता इतने दिन में कंप्लीट करके दे, बाकी का रास्ता मैं बना लूँगा। टर्म्स एंड कंडीशन, जो टाइमिंग का जो बाउंड था वो खत्म हो गया। यहाँ मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो गया। मैंने क्या किया, अपने से एक छोटी कंपनी है तो अपने जैसी कंपनी को भी मैंने टेंडर दे दिया कि ले भैया, टेंडर तो मुझे मिला है लेकिन अपने हिस्से में से मैंने काम दूसरे कंपनी को दे दिया कि तू इतना काम कर, मैं इतना काम करूँगा। तो इसे कहते हैं हम लोग एग्रीमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से काम किया जाता है। उसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। अब क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, फंडिंग का इशू है या कुछ है तो वो लोग क्या करती है, पुरानी इक्विपमेंट या एसेट खरीदती है। पुरानी बिल्डिंग कोई खरीद लिए, सस्ते में मिल रही थी, खरीद लिए, उसको रिनोवेशन कर दिए बाद में, लेकिन वही अगर करोड़ की जमीन है और वो अगर सस्ते में मिल रही है मुझे, तो मैं वो खरीद लूंगा। तो इसे कहते हैं ओल्ड एसेट का एक्विजिशन करना। उसके बाद में आते हैं एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट। कंसेशनल यानी कंसेशनल रेट। अब ये कंसेशनल रेट यानी कंसेशन मिलना। अब ये क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे स्मॉल के एमएसएमसी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, मीडियम स्केल बिजनेस, स्मॉल स्केल बिजनेस, इनको बढ़ावा देने के लिए क्या करती है कि अपने तरफ से कुछ चीज़ें बहुत ही कम दाम में देती है। जैसे लैंड एक्विजिशन है, बहुत कम दाम में लीज पे देती है उनको, तो वो अपना काम कर सकते हैं। मशीनरी दे दिए, अगर बाहर वो 10 लाख की है तो ले भैया 5 लाख में हमसे ले ले। तो गवर्नमेंट के तरफ से जो कंसेशनल रेट पर मिलने वाले फिक्स्ड एसेट है उसे ही हम लोग ये पॉइंट्स मान के चलते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल कंडीशन। अब मेरे बिजनेस इंटरनेशनली फैला हुआ है क्या? अगर इंटरनेशनली अगर फैला हुआ है तो फिक्स्ड कैपिटल मुझे उसी हिसाब से लगेगा, क्योंकि मुझे बार बार यहाँ से एक्सपोर्ट करना नहीं पुराएगा। मैं क्या करूँगा, वहाँ इंटरनेशनली अगर मान के चलो दुबई में मुझे खोलना है चीज़, और मेरा डेली नीड्स वाली चीज़ें प्रोडक्शन है, जैसा ब्रेड, बटर, जैम वगैरह। अब ये कैसा है कि रोज़ बनता है और रोज़ बिकता है, तो मैं यहाँ से बनाकर दुबई में भेजूंगा तो तब तक कि वो बासा हो जाएगा, ताज़ा होगा नहीं, और वहाँ कंपटीशन रहेगा, तो ऑब्वियसली मेरी चीज़ कोई खरीदेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इंटरनेशनली जहाँ भी मैंने और एक प्रोडक्शन यूनिट खोला हूँ बाहर देश में, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट डालूंगा, तो वहाँ मुझे फिक्स्ड कैपिटल की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गई मेरी इंटरनेशनल कंडीशन। उसके बाद में हम लोग आते हैं ट्रेंड इन इकोनॉमी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं बिजनेस उसी तरीके का करूँगा। अब देखो, मान के चलो मेरा डेली नीड्स वाला एक बिजनेस है, मैं डेली नीड्स वाले प्रोडक्ट बनाता हूँ, ब्रेड, बटर, जैम। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार इसमें पैसा उतना नहीं है, स्टेशनरी वाले धंधे में सबसे ज़्यादा है, और वो चीज़ें एक्सपायर भी नहीं होती। आज की चीज़ 5 साल भी के बाद भी बेचूँ तो भी बिक जाएगी। जैसे पेंसिल होगी, स्केल हो गई, रबर हो गया,
इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, 5-5 साल 10-10 साल चल जाते हैं यार। इसमें मुनाफा बहुत है अपने पास और लागत बड़ी कम। तो मैं क्या करूँगा, और एक अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी खोल लूँगा और उसके साथ जो मेरा मेन जो बिजनेस है डेली नीड्स का उसको तो चला ही रहा हूँ, उसके साथ साथ वो भी चीज़ चलाऊँगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ करती है। अब देखो इसमें शॉकिंग वाला आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अब मान के चलो कि आपके पास, अच्छा हुंडई गाड़ी, हुंडई कार का नाम सुने ना, हुंडई गाड़ियाँ बनाती। किया, किया की गाड़ी सुने, किया, किया सोनेट है ना। अब ये दोनों एक ही कंपनी है, इसके पहले पता था आप लोगों को? नहीं, ये दोनों एक ही कंपनी है। अब इन्होंने अलग अलग कंपनियां क्यों बनाए? हुंडई गाड़ियां देखना ज़्यादातर मिडिल एज मैन खरीदते हैं और किया की गाड़ियां ज़्यादातर है ना थोड़े एडोलेंस एज, यानी कि थोड़े से जो अभी अभी यानी कि जवान हुए हैं और जो गाड़ियां खरीद रहे तो वो लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो जवान लोगों की पसंद है किया गाड़ी। और हुंडई की जो बाकी की जो गाड़ियां हैं ये थोड़ा मिडिल एज वाले मैन खरीदते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर, इकोनॉमी का ट्रेंड समझकर ये दो अलग अलग कंपनियां बनाई गई है, लेकिन है ओनरशिप एक ही के पास। चलो ये हो गया बड़ी वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जो आपके और मेरे हाथ में होता है मोबाइल फोन। आपने रेडमी का नाम सुना है, रियलमी का नाम सुना है, ओप्पो का नाम सुना है, वीवो का नाम सुना है, पोको का नाम सुना है, अलग अलग कंपनियां हैं ये, लेकिन कंपनियां एक ही ओनर की है, एक ही ओनर की ये कंपनियां हैं। पैसा एक ही के पास जाता है, वो कंपनी का नाम अभी याद नहीं आ रहा, भील या समथिंग कुछ ऐसी कुछ कंपनी है, वो कंपनी के पास जाता है पैसा। लेकिन उसने क्या किया, अलग अलग कंपनियां बनाया। क्यों? वो सेगमेंट के हिसाब से कंज्यूमर को ध्यान में रखकर, वो भी एक पॉइंट है इसमें, तो कंज्यूमर को ध्यान में रखकर, तो इसे ही कहा जाता है ट्रेंडिंग इकोनॉमी। पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ट्रेंड। एक मैं छोटा सा गांव है जहां 100 घर है, तो उस हिसाब से मैंने दुकान डाला था और दुकान में वही जरूरत की सामान रखा था, और उतना ही रखा था जितना ये 100 घरों में लगता है। अब धीरे धीरे वो 100 के जगह 200 घर हो गए, तो ऑब्वियसली मैं अपनी दुकान में उतना माल रखूंगा जो 200 लोगों का घर प्रोवाइड कर सके। धीरे धीरे करते हुए वहां 1000 घर हो गए, तो मैं अपना बिजनेस उसी हिसाब से ग्रो करूंगा, पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से। पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ेगी मैं अपने बिजनेस को उसी तरीके से वहां फैलाऊंगा। तो उसके लिए मुझे लगेगा फिक्स्ड कैपिटल, तो मैं अपना फिक्स्ड कैपिटल लगाते जाऊंगा। आप आपकी ही आंखों के सामने देखना, आपके ही रोज चलने वाली कोई भी किराना शॉप शॉपिंग मॉल में बदल जाती है ना। जैसे नागपुर का जो सबसे पुराना एक है रक्षक बंधु किराना था, है ना, वो मालूम है कहाँ था? सबसे आखिरी चौक नागपुर के मालूम में कौन सा था? टुकड़ू पुतला, वो आखिरी चौक था। उसके बाद जो इधर साइड था ना, पूरे खेत और खलियान थे, वो खेत और खलियान में टीन के शेड में एक शॉप चालू हुई थी, वो था रक्षक बंधु। 2 भाई थे, उन्होंने किराना चालू किया था। वो किसके लिए किया था? क्योंकि सोमवारी क्वार्टर जो था वो मॉडल मिल वाले के क्वार्टर्स थे, इधर साइड में स्वीपर कॉलोनी थी। तो ये जो था सूबेदार लेआउट वगैरह, ये जो है ना, ये क्या थे? ये क्वार्टर्स थे। अब ये कैसे आउटसाइड में, पहले क्वार्टर्स क्या होते थे? नागपुर के आउटसाइड में बनते थे, तो ये था आउटसाइड भाग, और इन्हें परचेस करने के लिए आना पड़ता था मेन चीज़, यानी मेडिकल चौक के आगे वगैरह ये सब चीज़ें। तो इनके लिए उसने क्या किया कि एक शॉप चालू किया। अब ये शॉप चालू किया, अब धीरे 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 वो शॉप बढ़ी, वहाँ लोकेलिटी आई, अब वो शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट हो गया, तो खूब चलता है ना। तो ये होता है पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से कि आपकी पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, जहां आपका बिजनेस शुरू है। या तो जहां पॉपुलेशन ट्रेंड ज़्यादा है तो वहां आप कौन सा बिजनेस कैसे करेंगे, तो यहाँ भी मुझे फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर को क्या पसंद है, किसको ज़्यादा प्रेफर करता है, कौन से प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज में होते हैं, तो वो प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर मैं अपना बिजनेस करूंगा और उस हिसाब से ही इक्विपमेंट्स और बाकी फिक्स्ड एसेट खरीदूंगा। तो यहाँ मुझे फिक्स्ड कैपिटल अलग तरीके से लगेगा अगर मैं कंज्यूमर प्रेफरेंस के ध्यान में लूँ तो। जैसे हो गया कपड़े का, देखो रोज का ट्रेंड चेंज होता है, रोज 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 ट्रेंड चेंज होता है, तो मुझे उसी हिसाब से अपना कैपिटल लगा के रखना पड़ेगा। अब इसका एक पॉइंट मैं वर्किंग कैपिटल में भी लूंगा
कि ट्रेंड अगर चेंज होता है तो वर्किंग कैपिटल किस तरीके से चेंज होता है, ये अपन वर्किंग कैपिटल में देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट इसमें भी है। कॉम्पिटिटिव फैक्टर, आप सीधी सी बात है, जो बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं वो पहले से मार्केट में है, आप पहले से मार्केट में है तो आप उससे अलग क्या दे रहे हैं, अब उससे अलग जो भी चीज़ दे रहे हैं तो उसके लिए आपको उसी तरीके का फिक्स कैपिटल लगेगा। अब बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि आप अलग क्या चीज़ दे रहे हैं और क्या चीज़ आपको और ऐड ऑन करना है ताकि कंज्यूमर बाकी प्रोडक्ट छोड़कर आपके पास आए। तो ये हो गया मेरा कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो ये सब फैक्टर्स काम करते हैं फिक्स्ड कैपिटल के लिए। इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल किस तरीके से काम करती है, इसका डेफिनेशन क्या है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एनएसए व्लॉग में आपका धन्यवाद। नीलेश सर एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग ये वीडियो को गो थ्रू कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और भी जानकारियाँ मिलते रहे। स्पेशली मैनेजमेंट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और खासकर 11th-12th में जो भी कॉमर्स लिया है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा अमृत जैसी चीज़ है, क्योंकि मैं की पॉइंट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अगर ये की पॉइंट्स के हिसाब से भी आपने याद रखा तो आप स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, अबव 90 तो जा ही सकते हैं अगर आपने अच्छे से फॉलो किया तो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।